देखो एग्जांपल देखो एक, विच कलर्स विल बी विजिबल इन मीडियम टू। एक व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में ना सातों कलर होता है जो तुम वीव की ओर पढ़ते हो। इस ये तुम्हारे पास व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें से येलो लाइट 90 डिग्री पे जा रहा है, तो मतलब अभी टी आर नहीं हुआ। टी आर इसके बाद का कंडीशन होता है, तो अभी तक टी आर नहीं हुआ। अब मैंने तुम्हें बताया था जैसे जैसे म्यू बढ़ता है क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। तो म्यू ऑफ किसका, वॉयलेट कलर का ज्यादा होता है कंपेयर टू म्यू ऑफ रेड कलर। तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा म्यू होता है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो ऐसे। तो अगर इसके लिए क्रिटिकल एंगल है, बाकी सब के लिए क्रिटिकल एंगल इससे छोटा रहा होगा। साइन थीटा क्रिटिकल इज 1/म्यू। इन सब का जो म्यू है वो येलो से ज्यादा है, तो इनके लिए क्रिटिकल एंगल कम हुआ होगा। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल किसके लिए, देखो येलो के लिए क्रिटिकल एंगल है, बाकी सबके लिए तो क्रिटिकल एंगल इससे भी छोटा होगा। तो उनके लिए तो, इन कलर्स के लिए तो क्रिटिकल एंगल छोटा है, और ये जो इंसिडेंट है क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आ रहा है। तो बाकी कलर्स के लिए तो क्या हो चुका होगा, टी आर हो चुका होगा। तो वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वो सब इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और इनमें से येलो ऐसे जा रहा है, ऑरेंज और रेड। सबसे कम बेंडिंग हुई होगी रेड के लिए, फिर ऑरेंज के लिए, येलो यहां पे आ गया। इन सब का तो टी आर हो गया, तो ये तो सब जितने एंगल पे आ रहे हैं उतने एंगल पे जाएंगे। तो विच कलर्स विल बी विजिबल इन मीडियम टू, तो आगे सिर्फ कौन से कलर्स विजिबल होंगे, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, येलो भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वो पैरेलल टू सरफेस, बट ये कलर्स ऐसे विजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं, जब रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। हमें एंगल आई नहीं बताया, वो तुम्हें सोचना है। मीडियम 1 से मीडियम 2 तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा पहली चीज। तो अगर आई 0 हो, आर भी क्या होता है 0। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, सॉरी रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो आई बड़ा होगा ना। आई 0 आर 0, तो अगर 0 पे है तो डेविएशन 0। जैसे जैसे तुम आई बढ़ाते हो आर भी बढ़ता है, बट आई ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, आर कम रेट से इंक्रीज करता है। तो जो मैक्सिमम डेविएशन का केस आता है वो कब आता है, जब आई कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। देखो एक बार फिर से सोच लो, डेविएशन इज आई माइनस आर। आई के बढ़ाने से आर भी बढ़ता है, तो डायरेक्टली हम कमेंट नहीं करेंगे। व्हेन आई इज 0 आर इज 0, डेविएशन 0। तुमने अब आई को जैसे से बढ़ाना स्टार्ट किया, आर भी बढ़ेगा, बट आर कम तेजी से बढ़ रहा है, ये ज्यादा रेट से बढ़ता है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा, क्योंकि रे कहां से कहां जा रहा है, रेयर टू डेंसर। तो जैसे जैसे आई बढ़ाओगे, आई भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, बट आई ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो डेल्टा बढ़ेगा। आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90। तो जो डेविएशन मैक्सिमम जब आता है वो कब आता है, जब आई कितना हो, 90 डिग्री। तो कैसे इसे आर निकालो, 1 साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आर कितना आ गया, 1/2, या आर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज आर। अब नेक्स्ट केस, तो व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन, आई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, माइनस आर का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और किस डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज। ऐसे जा रहा था, इस तरफ बेंडिंग हुई है, तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन। सेकेंड केस, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब इसमें ना दो केसेस आते हैं। इसमें क्या होगा, डेविएशन हम लिखते हैं जब मीडियम 2 से 1 में जा रहा है, मतलब कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो डेविएशन लिखना चाहिए आर माइनस आई। आई 0 आर 0, डेविएशन 0। जैसे से आई बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, बट आर ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो जो मैक्सिमम डेविएशन कब आता है, यहां पे मैक्सिमम डेविएशन आई 90 पे नहीं आता। मैक्सिमम आई 90 पे क्यों नहीं आता, बिकॉज आई 90 से करने से पहले ही एक ऐसा केस आ जाता है जब तुम्हारे पास टी आर हो जाता है।
तो यहां पे डेविएशन मैक्सिमम अगर तो पूछा जाए रिफ्रैक्शन का, तब तो होता है व्हेन आर इज 90 डिग्री। जब आर 90 डिग्री होगा तो मतलब आई कितना रहा होगा, वो थीटा सी, आर इज 90 डिग्री। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू 1, ये 2। पहले हम साइन थीटा सी फाइंड करते हैं, तो कैसे निकालें, 2 साइन थीटा सी या आई इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन थीटा सी कितना हो गया 1/2, या थीटा क्रिटिकल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस वैल्यू पे तुम्हारा आर कितना होगा 90 डिग्री। तो डेविएशन कितना आएगा, आर माइनस आई 60 डिग्री। ये तो हो गया फॉर रिफ्रैक्शन। तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा आर बढ़ेगा। एक आई के वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम हो जाता है जो कि 90 डिग्री। तो अगर तुम्हें पूछे कि जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो फाइंड डेल्टा मैक्स फॉर रिफ्रैक्शन, तो ये होता है व्हेन आर इज 90 डिग्री। बट क्या इससे भी ज्यादा डेविएशन पॉसिबल है? यस। कब? क्योंकि इसके बाद ना टी आर होने लग जाता है। अगर इससे तुम ज्यादा आई का वैल्यू इंक्रीज करोगे फिर क्या होगा, टी आर हो जाएगा। और टी आर मतलब रे तुम्हारा सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। तो इस केस में डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2i। तो इसमें तो अगर मैं आई बढ़ाऊंगा डेविएशन कम होगा। फॉर रिफ्लेक्शन डेविएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 डिग्री जब आई 0 हो। समझ आ गई है? तो इसमें तो रिफ्लेक्शन में जब आई बढ़ाते हो आर बढ़ता है, डेविएशन बढ़ता है। रिफ्लेक्शन में जब हम आई बढ़ाते हैं डेविएशन कम होता है। तो आई टी आर में हमारे पास, इसमें ये बताओ इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ आई कितना हो ताकि टी आर हो जाए। क्योंकि अगर 0 तो नहीं रख सकता, वैसे तो रिफ्लेक्शन में 0 डिग्री पे तुम्हारा डेविएशन मैक्सिमम आता है 180 डिग्री। बट यहाँ पे तो अगर 0 डिग्री रखोगे तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना, फिर तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई के कितने वैल्यू से रिफ्रैक्शन हो, सॉरी आई के कितने वैल्यू से रिफ्लेक्शन या टी आर होना स्टार्ट होता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। अब इससे जब ज्यादा तो तुम्हारे पास डेविएशन मैक्सिमम इसमें कब आएगा, जब आई का मिनिमम वैल्यू है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। कितना 180 माइनस 2 टाइम्स 30 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, मैक्सिमम डेविएशन बताओ, आई को 90 कर देना, आर निकाल लेना, वहां से करना। रे डेंसर टू रेयरर जा रहा है, मैक्सिमम डेविएशन बताओ। तो ये वाला केस है जब तुम्हारा टी आर हो रहा होगा। देखो क्रिटिकल एंगल से क्रिटिकल एंगल तक तो क्या था रिफ्रैक्शन, इससे जस्ट आगे मान लो 30 से हल्का से ही आगे किया 30.0001 तो तुम्हारा टी आर होना स्टार्ट हो गया और उस केस में तुम्हारा डेविएशन मैक्सिमम आएगा। बट हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिफ्लेक्शन का 180 माइनस 2i। तो अगर स्पेसिफिकली मेंशन करे कि डेंसर टू रेयर जा रहा है, फाइंड डेविएशन मैक्सिमम फॉर रिफ्रैक्शन, तब ये बताना। नहीं पूछा जाए कि फाइंड, उसने सिंपली ये बोला कि फाइंड मैक्सिमम डेविएशन, तो ये वाला केस रहता है। समझ आया सबको ये? तो जैसे अब ये केस है, हमारे पास एक रे है, यहां से यहां जा रहा है, फाइंड एंगल आर, √2 साइन 60 इज इक्वल टू 1 साइन आर। तो साइन आर कितना आ गया मेरे पास, साइन आर इज √3/2, रूट ऑफ 1.5, ये 1.2 समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 1.2 से कुछ बड़ा आएगा 1.23 1.4424। तो मतलब r इज ग्रेटर, ये पॉसिबल ही नहीं है, साइन आर 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब मुझे पता लग गया कि भाई ये टी आर हो रहा होगा। तो अगर 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 डिग्री पे जाएगा। तो मैं बस इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा वैल्यू ऐसा आ जाएगा। इसका क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ 45 डिग्री। तो यहाँ पे टी आर हो रहा होगा, बट विदाउट चेकिंग भी तुम बता सकते हो इसको। तो ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है ये डेविएशन वाला, इस पे ना हमारे पास कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन दिखाता हूँ किस टाइप का इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आता है और कैसे तुम्हें इसे सॉल्व करना है। तो पहला केस है जब रे जा रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
हमने देखा कि जो डेविएशन है वो कैसे वेरी करता है। आई जीरो करोगे आर जीरो, डेविएशन जीरो। जैसे जैसे आई इंक्रीज करोगे आर भी बढ़ता है, बट किसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होता है? रेयर टू डेंसर में आई आर से बड़ा होता है, तो जो इंक्रीज भी होता है वो आई में ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आई इंक्रीज करोगे आर इंक्रीज करता है, बट आई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो डेविएशन इज आई माइनस आर, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? जब आई कितना हो जाए 90, डेविएशन तुम्हारा मैक्सिमम होता है। बट जब डेंसर टू रेयर जाए, इसमें क्या होता है? डेंसर टू रेयर में डेविएशन इज आर माइनस आई। तो डेविएशन आर माइनस आई, इसमें जो ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, फिर तुम गैस करना कि क्या चीज है ये। कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। पहले पार्ट में जो पोर्शन है इसमें तो डेविएशन होता है आर माइनस आई। हम जैसे से आई जीरो आर जीरो, तो डेल्टा जीरो, डेविएशन जीरो। जैसे से आई बढ़ाओगे आर इंक्रीज करता है, बट आर ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है, तो आर माइनस आई। एक टाइम आता है जब आर हो जाता है 90 डिग्री, तो ये ना वो क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी लिख लो या आई सी लिख लो। इस पे जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होगा फॉर रिफ्रैक्शन, और इस पे आर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे ही इसके आगे गए, हल्का सा ही आगे किया, तो क्या चीज स्टार्ट हो जाती है? क्या स्टार्ट हो जाता है? इसके बाद टी आई आर या रिफ्लेक्शन, और इसके बाद जो फॉर्मूला है डेविएशन का, इट इज 180 माइनस 2i। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डेल्टा और आई का स्ट्रेट लाइन, स्लोप है नेगेटिव कितनी? -2, ठीक है, और y इंटरसेप्ट प्लस 180, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा? दिस विल बी क्रिटिकल एंगल। ये जो डेविएशन आएगा ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल, और ये वाला डेविएशन कितना होगा? r माइनस आई। इस पॉइंट पे r कितना है? 90 माइनस आई सी। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास केस हो कि ऐसा कुछ मैंने ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये ऐसे आई का वैल्यू जब 90 तो डेविएशन 0, तो ये 90 पे 0। तो मैं ये डेविएशन बता दिए 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड क्रिटिकल एंगल एंड म्यू रिलेटिव, मतलब म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर। कैसे करना देखो क्वेश्चन अप्रोच। ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, ये मुझे समझ आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें डिविएशन दे रखा है, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स आई सी। तो यहाँ से जब आई सी सॉल्व करोगे आई सी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये पहला पॉइंट। दूसरा देखो, यहाँ से भी निकाल सकता था मैं, अगर मेरे को यहाँ ये ना पता होता ना, मैं यहाँ से भी निकाल लेता कि ये कितना आएगा ये वैल्यू। मान लो इसको डेल्टा 2 लिख रहा हूँ, तो फाइंड डेल्टा 2। डेल्टा 2 कितना होगा? इट इज़ 90, क्योंकि इस पॉइंट पे जो आर का वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस आई सी, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। थर्ड हमें निकालना म्यू। कैसे निकालूं? क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ये म्यू से अगर 1 में जाए तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? तो हमने क्या पढ़ा था? म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो साइन थीटा सी कितना आता है? 1 बाय म्यू, और यहाँ पे थीटा सी कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो म्यू कितना आ गया? 2। तो अगर यहाँ पे ये कुछ भी होता म्यू डेंसर और ये म्यू रेयर, तो म्यू बाय 1 की जगह मुझे क्या लिखना था? म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू 2। तो ये तुम्हारे पास सारे पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इज पॉइंट सोर्स इनसाइड अ मीडियम। तुमने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रख दिया,
जैसे मान लो पानी के अंदर हम एक बल्ब रख दें तो हमें बाहर कैसा लाइट दिखाई देता है। बल्ब तो फिर भी बड़ा सोर्स हो गया, बल्ब में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। तो कोई भी एक पॉइंट सोर्स पानी के अंदर रखा, यहाँ से एक नॉर्मली रे इंसिडेंट हुआ, वो तो सीधा ट्रेवल कर जाएगा। किसी और एंगल पे हुआ, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है या वैक्यूम मान लो, तो वो रेयर मीडियम में ऐसे जा रहा है। एक टाइम आएगा क्रिटिकल एंगल, तो इसके बाद जो भी रेज होंगे वो बाहर ही नहीं आएंगे। तो अगर मैं देखूं पानी तक मुझे सिर्फ यहां तक के रेज मेरे पास रीच कर पा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, अगर तुम एक पॉइंट सोर्स पानी के अंदर रखो तो एक डिस्टेंस तक ही हमें उसकी लाइट आती है। ऐसे इस डायरेक्शन में अगर देखो, सिर्फ एक जो क्रिटिकल एंगल है वहां तक की रेज बाहर आ पा रहे होंगे, उसके बीच उसके बाहर के रेज तो हमें सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस दिखाई देगा। और क्योंकि ये 3D फिगर है तो ऐसे ना एक पानी की सरफेस पे एक सर्कल सा दिखाई देता है कि हमें लगता है कि सारी लाइट बस इस सर्कल से ही आ सकती है, इसके बाहर बिल्कुल डार्कनेस होगा। जैसे कई बार मूवीज वगैरह में दिखाया होता है, पानी के अंदर कोई कार डूब गई तो एक जो पानी की सरफेस से एक एरिया होता है वहां से लाइट बाहर आती है, इसके सराउंडिंग में कंप्लीट डार्कनेस होता है। तो हम पहले ये रेडियस निकालते हैं कि ये कितना रेडियस होगा। तो हमने देखा कि भाई कहाँ तक आएगा, क्रिटिकल एंगल तक ये रेज बाहर आ सकते हैं। तो ये अगर क्रिटिकल एंगल है, ये भी क्रिटिकल एंगल रहा होगा। इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो क्या इक्वेशन लिखना चाहिए, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो यहां से साइन थीटा सी का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाय म्यू। तो मान लो तुम्हें बोल दिया कि वो h डेप्थ के नीचे है सोर्स, तो tan थीटा सी ये कितना हो गया, r बाय h। तो तुम्हारे पास साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो tan थीटा सी कितना होगा वो निकाल लो, परपेंडिकुलर हो गया 1, h हो गया म्यू, तो बेस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस 1 अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो कितना रेडियस आएगा, h बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है। तो इतना एक रेडियस का सर्कल पानी की सरफेस पे दिखाई देगा। अगर हम बोलो कितना एरिया होगा उस सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो लाइट बाहर आ रही है उसका सर्कल का एरिया कितना एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर या पाई एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। एक एग्जांपल मान लो तुम्हें दे दिया कि एक पॉइंट सोर्स है, कितनी हाइट पानी के नीचे, 4 मीटर, या फिर लिक्विड के अंदर उसका म्यू है 5/3, बाहर है एयर, फाइंड रेडियस, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन। तो डायरेक्टली चाहे फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो थीटा सी निकालना, पहले थीटा सी निकाल लो फिर करो। जैसे क्या करोगे, 5/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो साइन थीटा सी ये कितना आ गया, 3/5, मतलब थीटा सी कितना आ गया, 37 डिग्री। तो tan 37 इज r बाय h, tan 37 होता है 3/4, तो कितना रेडियस आएगा, इट इज 3 मीटर। तो 3 मीटर का एक सर्कल ऊपर दिखाई देगा। नहीं तो इस फॉर्मूला से भी डायरेक्टली कर सकते थे, r इज इक्वल टू h कितना है 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 25/9 माइनस 1, 16/9, तो ये हो गया 4/3, तो आंसर आएगा 3। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में म्यू की बजाय यहाँ पे μ2 दे रखा हो, यहाँ पे μ1 दे रखा हो, तो क्या करना है, म्यू को हम रिप्लेस करेंगे μ2 बाय μ1। देखो कैसे याद रखना है, म्यू की जगह μ2, 1 की जगह μ1। तो कितना आ जाएगा, हाइट, रेडियस इज हाइट अपॉन रूट ऑफ म्यू की बजाय μ2 बाय μ1 का स्क्वायर माइनस 1। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक डिस्क दिया हुआ है, इस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की टॉप सरफेस पर रख दिया, एंड अ पॉइंट सोर्स इज लोकेटेड एट द बॉटम। तो क्या केस है, यहां से
इसकी ना कुछ शेडो फॉर्म होगी। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द शेडो फॉर्म। तो ऐसे कुछ रेज होंगी, ये रेज पानी के बाहर नहीं आ पा रही, तो रेज यहाँ से पानी के बाहर आएंगी। जनरली तो क्या होता है, अगर रिफ्लेक्शन ना हो रहा होता तो हम डायरेक्टली ये ले लेते कि ये रेज सीधा आगे गया, इसकी शेडो बना लो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कि भाई ये शेडो फॉर्म हुआ होगा। अगर यहाँ पे पानी ना होता, सिंपली अगर एयर होता तो कोई रिफ्लेक्शन ना होता, हम क्या करते सीधा ये शेडो फॉर्म कर लेते। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, तो इसमें क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग। तो डायरेक्टली मत कर लेना, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराओ। मान लो ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा हो गया। ये कितना लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज थीटा, tan थीटा इज 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 3/4। तो मतलब थीटा हो गया कितना 37 डिग्री। जैसे बाहर की तरफ कुछ डेविएट करेगा। इसमें जो लिक्विड है वाटर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है म्यू इज 4/3। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ शेडो। यहाँ पे पहले स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे 4/3 sin 37 इज इक्वल टू 1 sin r। तो 4/3 sin 37 हो गया 3/5 इज इक्वल टू 1 sin r। तो यहाँ से sin r का वैल्यू कितना आ गया, sin r इज 4/5 मतलब 53 डिग्री। तो रेडियस ऑफ शेडो बता दो, ये 20 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में ये दे रखा था ये 2 मीटर है, ठीक है। तो दिस लेंथ इज 2 मीटर, ये कितना लेंथ होगा, तो tan 37 मान लो ये कुछ भी x ले लो, तो tan 53 सॉरी इज x/2। तो x कितना आ गया 2 tan 53, tan 53 इज कितना 4/3, तो आ गया 8/3 मीटर। तो क्या ये रेडियस है, गलत। देखना ये जो फॉर्म होगा ना, ये इधर भी ऐसी फॉर्म होगा, ऐसी हर जगह। तो सेंटर अभी भी यही है, तो इसका जो रेडियस है ये प्लस ये लेंथ भी है, तो इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा 8/3 मतलब 2.33 मीटर प्लस साथ में ये लेंथ कितना है, ये 15 सेंटीमीटर। ये इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.15 मीटर, तो ये कितना होगा 2.48 मीटर। ये रेडियस ऑफ शेडो है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सेकेंड पार्ट, मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क सो दैट नो शेडो इज फॉर्म्ड। अगर तुम्हारे पास कोई भी शेडो ना फॉर्म हो तो क्या करें। अगर ये ऐसा केस हो जाए जो तुमने डिस्क रखा है इसके ऊपर, अगर ये डिस्क जो सारे रेज आ रहे हैं अगर ये क्रिटिकल एंगल तक हो जाए, इसके बाद तो कोई रेज अगर होंगे भी, अगर इसका रेडियस इतना एक्सपेंड हो जाए कि क्रिटिकल एंगल तक आ जाए, एक्सपेंड होके क्रिटिकल एंगल तक आ जाए, तो कोई भी रेज बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो कोई भी शेडो ही फॉर्म नहीं होगा। तो रेडियस अगर ऐसा हो जाए, रेडियस क्या होता है, या तो यहां से कर लो, हाइट तुम्हें पता है, तो जितना तुम्हारे पास पानी की सरफेस पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन था, अगर रेडियस उतना हो जाए तब करो, तब कोई भी तुम्हारे पास शेडो फॉर्म नहीं होगी। हाइट, ये हाइट कितनी है, ये दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1। तो यहां से सॉल्व कर लो, 16 माइनस 9 7 बाई ये, तो ये हो जाएगा 60/e। फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लो, क्या लिखोगे 4/3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो साइन थीटा सी कितना आ गया 3/4 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। tan थीटा सी कितना रहा होगा, कर लोगे, ये रूट ऑफ बेस आएगा, रूट ऑफ 16 माइनस 9 √7। तो tan थीटा सी विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 3/√7। तो अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, व्हाट इज tan थीटा सी, r/20 सेंटीमीटर। तो यहां से r का वैल्यू कितना आ गया 60/√7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद करना ना करो।
कीपिंग हाइट रेडियस ऑफ डिस्क 15 सेंटीमीटर इफ लेवल ऑफ वाटर इज वेरिड। अब मैंने इसका रेडियस तो फिक्स कर दिया और वाटर का लेवल मैंने चेंज कर दिया सो दैट शेड ऑफ डिस्क डिसअपियर। तो अब इस केस में कुछ नहीं करना, हमें हाइट चेंज करना है। रेडियस 15 सेंटीमीटर है, कितना हाइट हो ताकि शेडो फॉर्म ना हो। तो बस इसमें होगा तो क्रिटिकल एंगल ही, बस इसमें तुम्हें क्या चीज चेंज करना है, एच चेंज करना है। तो tan थीटा सी हमने निकाला था पिछले केस में क्रिटिकल एंगल के लिए, कितना आया था 3/7 और इज इक्वल टू आर है 15 सेंटीमीटर बाय एच। तो एच कितना आ गया ये 5√7 सेंटीमीटर। नहीं तो इस फॉर्मूला से कर लो, आर है 15, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा आर इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, चाहे यहां से करो। आर इज 15, म्यू स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया 15/3√7 या 5√7। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ आई फॉर विच TIR ऑन फेस BC। ये एक स्लैब दिया हुआ है, कुछ AB फेस से कोई रे एंटर कर रहा है, हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है ताकि यहाँ पे TIR हो जाए। तो ये मतलब क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करो। म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90, ठीक है, बाहर एयर है। साइन थीटा सी ये कितना हो गया √3/2 1, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया √3/2 साइन थीटा सी। तो यहां से साइन थीटा सी का वैल्यू कितना आ गया, इट इज √2/3। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लो, ये थीटा सी है, ये ना परपेंडिकुलर है स्लैब से, तो ये एंगल कितना रहा होगा, ये 90, ये 90, ये भी एंगल 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा सी। तो हमें क्या लिखना है 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा सी √3/2 कोस थीटा सी। साइन थीटा सी का वैल्यू है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से अगर जब निकालोगे बेस क्या होगा रूट ऑफ, ये तुम्हारे पास √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। तो कोस थीटा सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा सी, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से साइन आई का वैल्यू आ गया 1/√2 या आई आ गया 45 डिग्री। अब कई बार हमसे पूछा जाता है ये आई का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है, आई को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से क्या होगा। देखो अगर मैं चाहता हूं TIR हो, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी TIR होगा। तो मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कम होना चाहिए। स्नेल्स लॉ में अगर हम देखें म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, मैंने तुम्हें समझाया था आई के बढ़ने से आर बढ़ता है, आई के डिक्रीज होने से आर डिक्रीज होता है। तो इस यहां पे जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, देखो थीटा सी बढ़ा, ये तुम्हारा आर है, थीटा सी जैसे बढ़ाओगे आर डिक्रीज करेगा, आर अगर डिक्रीज कर रहा है तो आई भी डिक्रीज करेगा। तो अगर तुम्हें ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू इससे कम करोगे आर भी कम हो जाएगा, आर कम हो गया मतलब 90 माइनस थीटा सी कम हो गया मतलब थीटा सी बड़ा होगा। तो ये चेक कैसे करना है, यहां पे बस एक चीज ध्यान रखना, आई के इंक्रीज करने से स्नेल्स लॉ में आर भी इंक्रीज करता है, आई डिक्रीज करे आर डिक्रीज करता है। तो थीटा इससे ज्यादा होना चाहिए, जो भी एंगल है यहाँ पे थीटा क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, ये आर इससे कम होना चाहिए क्योंकि थीटा सी है 90 माइनस थीटा सी इससे कम होगा, ये अगर कम है ये भी कम होगा। तो आई इससे कम वैल्यू होनी चाहिए, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। ऐसे तुम्हें चेक कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, अ रोड ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एक ग्लास का ना रोड दिया हुआ है, म्यू है इसका 1.5 और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है, ऐसा कुछ है। इस बेंट इनटू द फॉर्म, ऐसे बेंड कर दिया और यहाँ पे ना सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल आ रहा है, ये रेडियस है r। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, ऐसे आगे जाएगा। कहता है कि परपेंडिकुलरली यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो सो दैट ऑल लाइट एंटरिंग थ्रू ग्लास फ्रॉम ए वो यहाँ से लीव कर जाएगा तो सारा, तो मतलब यहाँ से ऐसे लाइट जाए, अंदर इसके ना टी आर होना चाहिए, नहीं तो लाइट बाहर चला जाएगा ना रिफ्लेक्शन होके। तो मैं चाहता हूँ कि लाइट सारा का सारा टी आर होके अंदर ही ट्रैप होके वापस आ जाए। देखो पहले यहाँ से एयर से इसमें जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नॉर्मल इंसिडेंस है 0 डिग्री, तो सीधा ऐसे ट्रेवल कर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टी आर हो, देखो ये रेस बना रहा हूँ, अलग अलग रेस बना रहा हूँ। किस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है, इसके लिए और कम, सबसे कम इसके लिए। अगर इसके लिए टी आर हो गया तो बाकी सब रेस के लिए तो टी आर होगा ही होगा, क्योंकि बाकी का तो एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल या इससे बड़ा एंगल हो जाए तो बाकी सब रेस के लिए टी आर हो जाएगा। तो रे ना जो इस एंड से एंटर कर रहा है, अगर उसके लिए टी आर होगा, बाकी सब रेस के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो ये कर्वेचर है, ये इसका सेंटर हो गया। तो कोई भी अगर सर्कल हो उसका जो नॉर्मल है वो यहां से होता है ना, तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। अगर इसके लिए टी आर हो जाए, बाकी सब रेस के लिए तो टी आर हो जाएगा और रेस बाहर आ जाएंगे। तो टी आर कैसे करें, टी आर शुड हैपन इफ, ऐसे लिख लो, इफ टी आर occurs for rightmost ray, TIR will occur for every ray। तो बस इसके लिए कंडीशन लगा दो। तो देखो इस रे के लिए ये इसने बिड्थ दे रखी है d, ये सारी की सारी बिड्थ d है, और ये डिस्टेंस है r, ये है r, ये है d, ठीक है, ये हो गया थीटा। तो क्या कंडीशन लिखूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 1.5 साइन थीटा c इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन थीटा सी, देखना ये साइन थीटा इस ट्रायंगल में, ये d प्लस आर और ये r, तो साइन थीटा सी कितना है, r बाई डी प्लस आर। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो r अपॉन डी प्लस आर ये कितना हो गया, ये 3/2, ये 2/3, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, 3r इज इक्वल टू 2d प्लस 2r, तो 3r इज इक्वल टू 2d, ठीक है, या r बाई डी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन होगी। इसने बोला था d बाई आर का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बाई आर, इट इज 1/2। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक रे है, ये दो मिरर्स हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं पुराना कंसेप्ट तुम्हें कितना याद है। एक रे है, ये दो मिरर्स है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, एक पार्टिकल मैंने प्रोजेक्ट किया, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P एट t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये अल्फा थीटा से बड़ा है। द इमेज ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड, इसके फ्रेम से, इस पार्टिकल के फ्रेम से देख रहा हूं, एज्यूमिंग दैट पार्टिकल डज नॉट कोलाइड विद द मिरर, फाइंड टाइम व्हेन इमेज विल कम मोमेंटरली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल। इसका जो इमेज है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाए। तो देखो कैसे केस होते हैं, जैसे मिरर है, मिरर का मान लो एक तो ये वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी है, तो इसकी वजह से तो इमेज का वेलोसिटी इतना ही होता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और पैरेलल जो ऑब्जेक्ट का पैरेलल वेलोसिटी है सेम रहता है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता, रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर आता है। और अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर टू मिरर वेलोसिटी 0 हो जाए तो इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा,
0। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ना इसकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हैं, एक तो पैरेलल टू मिरर, ये टोटल ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा और ये हो गया अल्फा माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो ऐसे ही वेलोसिटी आएगी। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाए 0, या y का कंपोनेंट, इसको मैं y एक्सिस ले रहा हूं, अगर इसका y कंपोनेंट 0 हो जाए तब तुम्हारे पास वो मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाएगा। तो क्या करना है, ux uy, मैं इसके मोशन को x और y में डिवाइड करूं। व्हाट इज ux? ux इज v cos अल्फा माइनस थीटा, uy v sin अल्फा माइनस थीटा। इस पार्टिकल की एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड होगी, इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, इस तरफ आएगा g cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा g sin थीटा। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, x के ऑपोजिट आ रहा है माइनस g sin थीटा और y के ऑपोजिट कितना है माइनस g cos थीटा। कहता व्हेन इमेज विल कम मोमेंटली रेस्ट। देखो x की वजह से तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, अगर y का इसका वेलोसिटी 0 हो जाए तो y में भी रिलेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ y हमें बस 0 करना है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ y इज 0, वो क्या होगा uy प्लस ay इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, v साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस ay इज माइनस ये cos थीटा इंटू टी। ये आ गया v साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी cos थीटा। देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने ना प्रोजेक्टाइल, जब हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, टोटल टाइम पीरियड होता है 2u साइन ऑफ दिस एंगल बाई जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। बस ये जो इंक्लाइन प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल होता है उस पर जो टाइम होता है 2u पर ये y वाला 2u साइन अल्फा माइनस जी बाई इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी की बजाय क्या आ जाता है जी कोस अल्फा कोस थीटा। ये होता है टोटल टाइम। तो मैक्सिमम हाइट कब होती है, यहाँ से इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट, जब ये वी वाई 0 हो जाए, तो उसका आधा टाइम होता है। अगर किसी को इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल याद है तो वो डायरेक्टली भी इसको कर सकता था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टोटल टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे कितना आएगा 2u साइन अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल बाई जी की बजाय जी कोस थीटा। और मैक्सिमम हाइट पे या वर्टिकल वेलोसिटी कब 0 होती है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कब 0 होती है, उसके आधे टाइम में। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो t बाई 2। व्हाट इज द पाथ ऑफ इमेज सीन बाय द पार्टिकल। तो x की तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है दोनों की 0, तो x में तो उसको इसका मोशन दिखाई नहीं देगा। तो इस पार्टिकल को अपनी इमेज कैसी दिखाई देगी, इस तरफ तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो रिलेटिव मोशन इसको ऐसे लग रहा है बस इसी लाइन के लॉन्ग है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है पाथ ऑफ इमेज सीन बाय द पार्टिकल। अगर इनका x का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, vx रिलेटिव इज 0, डिस्प्लेसमेंट इन x रिलेटिव 0 होगा, तो जो सिर्फ रिलेटिव आ रहा है वो y में आ रहा है। तो सिर्फ अगर एक एक्सिस में मोशन हो तो कैसा मोशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन।